हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने अंटार्कटिका महाद्वीप की विस्तृत चर्चा कर लिया था। अब हम आज की क्लास में एशिया महाद्वीप के सभी देशों की चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल मैप और नेचुरल मैप जो है, फिजिकल मैप आप लोग लेकर बैठेंगे, जो कि स्टूडेंट एटलस के ऑक्सफोर्ड का एटलस है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये एशिया महाद्वीप का मैप है और ये आपको मिलेगा 56 और 57 पेज पर आपको दृष्टिगत होगा। तो आइए हम एशिया महाद्वीप की विस्तृत चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप जानते हैं, जो एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर आता है पूरे विश्व में। हम जानते हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर हमारा आता है अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला है और विश्व में सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम बात करते हैं एशिया की, यह जनसंख्या में सबसे अधिक है। एक तरफ क्षेत्रफल की बात करते हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या में देखते हैं सबसे बड़ा है विश्व में। फिर उसके बाद देखते हैं एशिया को जर्मन साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी एशिया को ओरिएंटल रिम और पूर्वी एशिया को शुष्क परिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन साहित्य में पश्चिमी एशिया को और पूर्वी एशिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिमी एशिया को कहा जाता है ओरिएंटल रिम, जबकि पूर्वी एशिया को कहा जाता है शुष्क परिमंडल। फिर उसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में, इस महाद्वीप में भू आकृति, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियों में मानव सभ्यता की एक विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। विषमता या विविधतापूर्ण महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भू आकृतियां हैं, बड़े पैमाने पर जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मानव सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसलिए इसे विषमताओं या विविधतापूर्ण महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर से नेक्स्ट बात करते हैं, इस महाद्वीप में दो देश ऐसे हैं जो कि तीन देश ऐसे हैं जो कि दो महाद्वीपों में पाए जाते हैं। तीन देश एशिया के जो दो महाद्वीपों में अवस्थिति है इनकी। एक तो आप लोग जानते होंगे रूस को, जो कि अवस्थित है एशिया प्लस यूरोप में। दूसरा बात करते हैं तुर्की की, जो कि एशिया प्लस यूरोप में भी गिना जाता है। और तीसरी देश देखते हैं जो कि मिस्र है, यह दो महाद्वीपों में विस्तृत है, एक एशिया में भी गिना जाता है और एक अफ्रीका में भी गिना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसी के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में बात करते हैं, एशिया महाद्वीप पश्चिम में यूरोप के साथ सीमा बनाता है। वही स्टार्टिंग से हम फिर देखेंगे जो यूरोप में हमने देखा था, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कॉकेसस पर्वत, कैस्पियन सागर, ये सब चीजें हमारी एशिया और यूरोप को अलग करने वाले सीमा क्षेत्र माने जाते हैं। कौन कौन से? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कॉकेसस पर्वत, कैस्पियन सागर, ऐसे ऐसे काला सागर, कृत जल संधि, और देखोगे वास्पोरस जल संधि, मरमरा सागर। तो ये चीजें एशिया से यूरोप की सीमा को दर्शाता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया महाद्वीप का भौतिक विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? एशिया महाद्वीप का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन करके इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है एशिया।
तो भौतिक विभाजन में हम पहला देखेंगे पश्चिमी एशिया, दूसरा पूर्वी एशिया, तीसरा देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, चौथा देखेंगे तो दक्षिण एशिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे मध्य एशिया और उत्तरी एशिया को। मध्य एशिया और उत्तरी एशिया को, इसको हम 6 भागों में विभाजित करते हैं एशिया महाद्वीप के भौतिक विभाजन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की या एशिया महाद्वीप के भूगर्भिक संरचना की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना। यानी कि एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना, एशिया महाद्वीप का जो चट्टान है वो कैसा है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो हम जानते हैं पैंजिया एक भाग होता था स्टार्टिंग में, तो पैंजिया 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। एशिया महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड का भाग माना जाता है। फिर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम देखते हैं इसकी जो भूगर्भिक संरचना है वो विविधता पाई जाती है। इसके अंतर्गत इसकी शैलों की बनावट का अध्ययन किया जाता है। योजोइक कालखंड की प्राचीन शैलों से लेकर टर्शियरी काल की नवीन शैलें पाई जाती हैं। तो जो ये है भूगर्भिक संरचना योजोइक कालखंड से टर्शियरी कालखंड तक हम इसकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की। पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा जिससे कि टॉपिक आगे बढ़ता रहे। पश्चिमी एशिया इसको कहते हैं सेंट्रल, इसको कहेंगे वेस्टर्न एशिया। अब वेस्टर्न एशिया की बात की जाती है तो वेस्टर्न एशिया में आ जाता है हमारा दक्षिण पश्चिम एशिया की अधिकांश भूमि पहाड़ी एवं पठारी है। यहाँ मैदान का विस्तार अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया में टर्की देश की। टर्की देश जो है इसकी जो राजधानी है, आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको दिखाएगा तुर्की देश की राजधानी अंकारा। क्या होगा तुर्की देश की राजधानी? अंकारा। फिर उसके बाद इसी में देखेंगे एशिया माइनर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो वर्तमान नाम है उसे कहा गया है तुर्की। फिर इसे नेक्स्ट बात करते हैं इसके उत्तर में, तुर्की के उत्तर में देखेंगे तो पोंटीन पर्वत श्रेणी की अवस्थिति दिखाई देगी। क्या आप लोगों को स्टूडेंट एटलस में तुर्की के उत्तर में पोंटीन पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ी? अगर दिखाई पड़ी तो आप लोग इसी में देखेंगे पोंटीन पर्वत श्रेणी, और उसके दक्षिण में टॉरस पर्वत श्रेणी दिखाई देगा। टॉरस पर्वत श्रेणी। फिर उसमें देखेंगे हम इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार अवस्थित है, इसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार वह होता है जो कि किसी उत्तर में या दक्षिण में अवस्थित पर्वत क्षेत्र के मध्य में कोई पठार अवस्थित होता है, उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। क्योंकि यह दोनों पर्वतों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसलिए इसे अंतरा पर्वतीय पठार की संज्ञा दी जाती है। फिर आप देखेंगे अंतरा पर्वतीय पठार अनातोलिया के पठार को। फिर इसके नीचे देखेंगे जो पॉन्टिक तथा टॉरस पर्वत है, ये पूरब की ओर विस्तृत होते हुए अर्मेनिया की घाट में मिल जाती है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, जो पॉन्टीन और टॉरस पर्वत श्रेणी की अनातोलिया का पठार, इसका सर्वोच्च शिखर है, इसे कहा जाता है अरारात रेंज। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसे कहा जाता है अरारात रेंज। और इसी अरारात रेंज से ही 2 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसे हम लोग इतिहास में कहते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस को कहा जाता है दजला और इसको कहा जाता है फरात नदी। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा दजला फरात नदी के नाम से।
और यह वर्तमान में टिग्रिस और यूफ्रेटस नाम के नाम से जानी जाती है, जो कि अरारात पर्वत श्रृंखला से या नदियां अपहित होती हैं, उद्गमित होती हैं। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर श्रेणी में कैस्पियन सागर के दक्षिण से होते हुए विस्तृत है, इसे एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हमने चर्चा किया था ईरान में, ईरान का जो सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रुज शिखर है, ईरान का सर्वोच्च शिखर। फिर इसमें बात करते हैं, इसके पूर्वी शाखा को कोअल्लाह व हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसको पूरब में कोअल्लाह व हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? पूरब में, मतलब यानी कि जो भारत का, अखंड भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर कोअल्लाह और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी आप लोग देख पा रहे होंगे अपने मैप में। फिर इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अर्मेनिया के गांठ के दक्षिण से जाग्रोस पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है। अर्मेनिया के दक्षिण में देखेंगे तो आपको जाग्रोस पर्वत श्रेणी दिखाई देगा, और इसी का पूरब में जो विस्तार है उसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, किरथर व सुलेमान पर्वत श्रेणी। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। किरथर व सुलेमान पर्वत श्रेणी आप लोग पाकिस्तान में सुना होगा इतिहास के अंतर्गत। तो जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो है उसका जो पूरब विस्तार है उसको कहा जाता है किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणी। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, और यह पामीर के पठार में जाकर मिल जाती है। ईरान में जाग्रोस एवं एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी के मध्य ईरान का पठार अवस्थित है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब के पश्चिम में लाल सागर के समानांतर हिजाज व आसिर पर्वत श्रेणियों का विस्तार दिखाई देता है। ये बात हो गया, ये बात हो गया। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में के पश्चिम में देखेंगे तो लाल सागर आपको दिखाई पड़ेगा, और लाल सागर के जो समानांतर एक हिजाज और दूसरा दिखाई पड़ेगा आसिर पर्वत श्रेणियां। आसिर पर्वत श्रेणी आपको दिखाई पड़ेगी। अब इसको आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं लेबनान व सीरिया की, जो कि पश्चिमी एशिया में अवस्थित है। अरब प्रायद्वीप का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र है। जो अरब प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, एशिया के पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में आपको अरब प्रायद्वीप दिख रहा होगा। अधिकांश भाग पठारी और उसमें भी मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिकांश भाग पठारी अथवा मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर एन नाफूद, रावल खाली, शाम जैसे पठारी मरुस्थल अवस्थित है। इसी में पठारी मरुस्थल दिखाई देगा। कौन कौन सा? रबल खाली, एन नाफूद और शाम जैसे पठारी मरुस्थल दिखाई पड़ेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, रबल खाली पठारी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रेतीला मरुस्थल है या रबल खाली, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। फिर इसको नेक्स्ट बात करते हैं, अरब प्रायद्वीप के पूरब में देखते हैं तो फारस की खाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी, पश्चिम में लाल सागर दिखाई पड़ेगा, दक्षिण में अदन की खाड़ी और हिंद महासागर की अवस्थिति दिखाई पड़ेगी। अगर हम ये मान लेते हैं अरब प्रायद्वीप, ये परिचित है यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन, ये परिचित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रेड सी, लाल सागर, और यहीं पर दिखाई देगा बाब उल मंडेव जल संधि, जिसकी चर्चा हमने अफ्रीका में कर दिया था। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फारस की खाड़ी। इसी फारस की खाड़ी को लेकर के वर्तमान समय में विवाद छिड़ा हुआ है ईरान, यूएसए और इजराइल के मध्य। फिर फारस की खाड़ी और इसके नीचे स्थित है अदन की खाड़ी, जो कि हिंद महासागर का पार्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में देखें तो रेड सी, लाल सागर, उसके पूर्व में देखेंगे तो फारस की खाड़ी, उसके दक्षिण में देखेंगे तो अदन की खाड़ी, बाबुल मंडेव जल संधि और हिंद महासागर अदन की खाड़ी का पार्ट हो जाता है।
फिर इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी एशिया में मैदान का विस्तार अत्यंत कम दृष्टिगत होता है। पश्चिमी एशिया के पश्चिमी भाग में दृष्टिगत होता है। इसके अतिरिक्त इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियां के मध्य अवस्थित एशिया का सबसे उपजाऊ मैदान विस्तार दिखाई देता है। इन मैदान को दजला फरात दोआब के नाम से जाना जाता है। हमने दजला फरात नदी की बात की थी वहां पर, जो कि इराक में अवस्थित है। उसे इतिहास में दजला फरात नदी के नाम से और वर्तमान में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के नाम से न जान देते हैं, जो कि सर्वोच्च शिखर अरारात पर्वत श्रृंखला से अपवहित होती हैं, उद्गमित होती हैं। इसी दजला फरात के मैदान में इसे दजला फरात के जो मध्य का भाग क्षेत्र होता है उसे दजला फरात दोआब के नाम से जाना जाता है। दो मतलब दो नदियां, उसके बीच का क्षेत्र दो आब। तो हमने उसकी चर्चा कर ली है पहले। फिर उसके बाद बात करते हैं इजराइल की। इजराइल जो कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और यह यहूदी बहुल्य देश है। इजराइल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में यहूदी बाहुल्य क्षेत्र, इसकी राजधानी यरूशलेम, और जो यरूशलेम है यह एक धार्मिक राजधानी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म का प्रमुख स्थल यरूशलेम माना जाता है। इसलिए इसको लेकर के विवाद छिड़ा होता है। फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन्स, गाजा पट्टी वगैरह है और इजराइल के मध्य ये सब विवाद छिड़ा होता है यरूशलेम को लेकर के। फिर इसी नेक्स्ट बात करते हैं, इसके उत्तरी भाग में एल्ट्रीलोना का मैदान, मध्यवर्ती भाग में कोलेरा का मैदान और दक्षिणी भाग में फिलिस्तिया मैदान कहलाता है। इसके उत्तर में कैलिड्रोना मैदान, मध्य में देखेंगे तो मध्य में दिखाई पड़ेगा हमें कोलेरो का मैदान, और दक्षिण में देखेंगे तो फिलिस्तिया मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। ये इजराइल की बात हो रही है। मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। हमने कहा ना यरूशलेम जो है मक्का मदीना जो कि सऊदी अरब में है, या उसके बाद सबसे पवित्र ग्रंथ या पवित्र स्थल यरूशलेम माना जाता है, जो कि इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और यहूदी धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। फिर इसी में बात करते हैं, इस देश का जो प्रमुख खाद्यान्न वो गेहूं है। भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, और जो जलवायु है वह भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता हमने बताया था, भूमध्य सागरीय जलवायु जिस देश में पाई जाएगी वहां पर शीतकाल में वर्षा ऋतु होगी, मतलब यानी कि शीतकाल में वर्षा होगी और वहां पर खट्टे रसदार फलों का भरमार देखा जाएगा और उससे बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन होगा। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन देश की, जो कि 1986 में एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्रदान किया गया। इसको इरेज करते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन देश की, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्रोह होता रहता है। जॉर्डन की बात करते हैं। जॉर्डन देश की राजधानी देखेंगे तो अम्मान। जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है और यह 1986 में स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। 1986 ईस्वी में इसमें हाशमी वंश के राजतंत्र का उदय हुआ। इसमें हाशमी राजवंश का शासन संचालित होता था। जॉर्डन नदी के दोनों ओर इस देश का विस्तार था। वर्तमान में जॉर्डन नदी के दक्षिणी भाग पर इजराइल का अधिकार है। यहाँ पर जॉर्डन नदी अवैध होती है। जॉर्डन के दक्षिण का भाग इजराइल के कब्जे में है। और इसमें बात करते हैं, इसकी राजधानी अम्मान है। इस देश के केवल 12% भाग पर कृषि होती है। केवल 12% भाग पर खेती की जाती है, जिसमें तंबाकू आ जाएगा, गेहूं, जौ, मक्का और गन्ना प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। अब इसी में देखते हैं, अब यहाँ पर हम इस क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत को जानेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर एशिया की चर्चा करेंगे।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।